इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार तो मैं तुम्हें कितना दे पाऊंगा नहीं मालूम, लेकिन सुना है गर्मी का मौसम है और बहुत फल लग गए हैं इसमें और बाज़ार में फलों की बहुत मांग है। तुम चाहो तो सारे फलों को तोड़ करके और बाज़ार में बेच करके आ सकते हो। वो सोचा कि अच्छी बात है यार, मैं तो फालतू यूँ ही घबरा रहा था। बाज़ार में जाता कुछ काम धंधा देखता, यहाँ तो बहुत फल लगे हैं, इसी को बेचूंगा तो काम निकल जाएगा। ठीक है, तो बस क्या हुआ, अचानक उसने टोकरियाँ बुलवा ली और टोकरियों में फल को तोड़ तोड़ के रख दिया और जाकर के जब बाज़ार में बेचा तो उसके कुछ महीनों का इंतजाम तो हो गया कि इतना तो कम से कम हो सकता है। चलो, वो वृक्ष सोचता है बहुत दिनों बाद भले ही आया था, लेकिन मैं कुछ काम तो आया। जिसको देने का सुकून आता है उसको कभी प्राप्त करने की इच्छा जो संक्लेश पैदा करती है कभी नहीं घिरती, लेकिन जिसके पास देने की बजाय पाने की इच्छा होती है वो हमेशा संक्लेश में डूबा रहता है और अपने आप को अपर्याप्त ही मानता है। वृक्ष खुश है, चलो उतने दिन बाद आया, मैं कुछ तो कर पाया। फिर बहुत दिन हो गए, अब सोचा, वैसे सोच जाता था कि मैंने इसको इतना बड़ा एक तरह से काम कर दिया इसका, अब तो ये रोज आएगा लौट करके, लेकिन फिर से बंद। मनुष्य तो ऐसे ही होता है, जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक तो वो उसका काम निकालता है, उसके आसपास रहता है। जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाती है वो कहाँ से भग जाए पता नहीं। वो तो वृक्ष की बात है। अरे जब स्वार्थ की पूर्ति जब तक साधुओं से होती है तब तक मनुष्य काम निकालता है, और जब साधुओं से भी स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाती है तो वो साधु को भी छोड़ सकता है। ये मनुष्य की फितरत है, लेकिन हिंगोली वाले ऐसे नहीं हैं, स्वार्थ की पूर्ति हो चाहे ना हो। कहीं ये तालियां स्वार्थ में तो नहीं बजी कि महाराज जी ने तारीफ कर दी। तो सुनो, बहुत दिन हो गए जब फिर नहीं लौट के आया वो। अब उसको लगा पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई। अब वो अचानक एक आध साल बाद फिर आता है। उसकी मजबूरी थी कि उस रास्ते से बहुत निकलना तो रोज़ पड़ता, लेकिन वो चाहता तो वहाँ से रोज़ निकलता, लेकिन उसको ये है कि जब भी मैं यहाँ से निकलूँगा ये वृक्ष फिर टोकेगा और मुझे इसकी बात का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उसने रास्ता बदल दिया था। लेकिन एक दिन वो रास्ता फिर भूल गया, उसी रास्ते से फिर आ गया जहाँ पर वो पेड़ था। और जैसे ही उस पेड़ के रास्ते से निकलता है, पेड़ फिर खुश हो जाता है कि मेरा मित्र फिर आ गया, भले ही एक साल बाद आया, कम से कम आ तो गया। और जैसे ही आता है, मित्र बहुत दिन बाद आए। पहले तो फलों की बात थी, रोजगार थी, अब मुझे फिर रोजगार की नहीं, मुझे अपना घर तैयार करना है, मुझे मकान बनाना है। तो मेरा रास्ता मत रोको, जब भी आते हो समय खराब करते हो। ये नहीं देखता कि जब भी आता है समय खराब नहीं करता, जो बहुत ज़्यादा समय में खराब करने के बाद मिलता है उसको चंद समय में वो दे देता है। लेकिन क्या ताने कस रहा है, जब भी आता हूँ तुम समय खराब करते हो। मुझे घर बनाना है। हाँ हाँ, तुम मुझे घर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो ना, वैसे ही तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत शाखाएँ हो गई हैं, ये शाखाओं का बोझ अब मैं ज़्यादा उठा नहीं सकता हूँ। तुम चाहो तो पूरा का पूरा जो पेड़ है, इसकी शाखाएं हैं, इसको कटवा लो और जाके अच्छा फर्नीचर और बढ़िया घर बनाओ। वो सोचता बहुत अच्छी बात है, मैं ईंट गारा चूना लेके रेत लेके नहीं जाऊंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, और वैसे यार रेत मिलती कहाँ है, हिंगोली मिलती है कि रेत? नहीं महाराज, बहुत दूर से लाना पड़ता है। यहाँ की रेत तो मिट्टी वाली मिलती है और जब इसको तैयार करते हैं तो पानी से धोना पड़ता है, लेकिन जब दूर से लाते हैं तो पानी नहीं, पैसा ढोना पड़ता है। ठीक, कोई बात नहीं। तो उसने कहा अच्छा है, लकड़ी का मकान बना लेंगे, इतना बड़ा है। उसने परमिशन दे ही दी है। तो बस अचानक गाड़ियाँ आ जाती हैं और बड़ी बड़ी आरियाँ आ जाती हैं और आरियों के माध्यम से उस पेड़ की कटाई प्रारंभ हो जाती है। पेड़ खुश है, कम से कम मैं कुछ दे तो पा रहा हूँ। लेकिन अब वो सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा इस पेड़ को काट लूँ ताकि मेरा बड़ा सा बड़ा मकान बन पाए। इतना बड़ा विशाल वृक्ष था, उसने सारी शाखाएं और सब कुछ काट डाली, उसके बिल्कुल फर्नेस वो बनाए और जाकर के अपना घर बना लिया। पेड़ खुश है, फिर तो काम आया। लेकिन उसके बाद उसका आना फिर बंद हो गया। अब वो सिर्फ एक तने के रूप में बचा हुआ है, उस तने के रूप में बचा हुआ है। सोचता है कम से कम कुछ तो काम आया, वृद्धावस्था वैसे ही थी, भले ही फल नहीं लग पाऊंगा,
भले ही मैं किसी को छाया नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस सुकून के साथ तो अपना जीवन अंत करूंगा कि मैं जाते जाते भी कुछ कर पाया। मित्र का आना फिर बंद हो गया। फिर सोचता है जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, नहीं तो मेरा मित्र ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए इतना सब कुछ करूं और मुझे याद ना करे। मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी। वस्तुतः है सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है पर के बारे में कभी उसको आरोपित करने का प्रयास नहीं करता, अपने अंदर झांकने का प्रयास करता है कि यदि उसका मेरे प्रति व्यवहार बदला है तो जरूर मुझसे कुछ न कुछ गलती अवश्य हुई होगी, जिस कारण से उसने अपना व्यवहार बदल दिया है। और जब पता है कि उसके प्रति किसी प्रकार से कुछ बैर हुआ है तो भी अपने आप को झांकने का प्रयास करता है कहीं इसमें निमित्त मैं तो नहीं पड़ गया। इस सम्यक दृष्टि की निशानी होती है, भले ही वो एक इंद्रिय है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, लेकिन सम्यक दर्शन की भूमिका में कितने पहले से उसकी कहना चाहिए तैयारी शुरू हो जाएगी, हम नहीं कह सकते। तो सुनो, जब बहुत दिन हो गया और फिर उसका मित्र का आना नहीं हुआ, प्रतीक्षा करता है एक बार तो कम से कम आए, पता नहीं मेरा जीवन कब समाप्त हो जाए, कब कौन और जाके मेरा अंतिम कर दे। अचानक एक दिन की बात कि उसको अब वो मित्र बड़ा हो गया, पहले छोटे मोटे रोजगार ढूंढता था, अब उसने अपना घर भी बना लिया, अब घर की चिंता समाप्त हो गई तो सोचा कि कुछ और व्यापार बढ़ाया जाए। तो व्यापार बढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता कि नहीं निकलना पड़ता बताओ हिंगोली वालों? यहाँ सुनते हैं कई लोग तो राजस्थान से आके भी बसे हैं, कुछ लोग कर्नाटक के भी आके बसे हैं। हाँ, कुछ जो आपकी उपजातियां हैं ना, उन उपजातियों में कुछ कर्नाटक की हैं, कुछ राजस्थान की हैं, ऐसे तो ऐसे ही अब वो सोचता है कि विदेश जाऊं। और विदेश जैसे जाता है, रास्ते में उस समय की बात है विदेश जाने की, जब आप जैसे फ्लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उसको जाना था पहले तो अपने गांव से बाहर किसी बड़े शहर में जाना था, फिर उसके बाद कुछ अलग साधन से बाहर जाना था। लेकिन उस गांव के बाहर जाने के लिए नाव आवश्यक है। जा रहा है, उसी रास्ते से पहुंचता है, फिर वो तना है जो ठूंठ सा खड़ा है, आ गए मित्र। अब वो दिखता कौन है, अब तो यहाँ कोई पेड़ था नहीं, मैं पूरा काट लिया था, लेकिन वो लगभग इतना बड़ा जो तना था, इतना चौड़ा वो तना, उसकी आवाज़ आ रही है। उसने उस संवेदनाओं से जी लिया कि नहीं ये मेरा मित्र आ गया। आ गए मित्र, कौन है? मैं ही, वही तुम्हारा पुराना मित्र, शायद तुम भूल रहे हो, अपन बचपन में खेलते थे। अच्छा तुम अभी भी हो? मैं तो समझे कि कब से चल बसे हो गए। कैसे चल बसूंगा, जिसको दिल में बसाया है उसको चलने के बाद भी कैसे बुला सकता हूं? क्या कहना चाहते हो? अब मुझे परेशान नहीं करना, अब तुम्हारे पास देने लायक कुछ बचा भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मुझे नाव खरीदने जाना है, मुझे बाहर जाना है, शहर से बाहर। अरे इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, भले ही मैं पूरा कट चुका हूँ, लेकिन तने के रूप में है, इतनी लकड़ी जिसमें निकल जाएगी, तुम्हारी छोटी सी नाव बन जाएगी। वो सोचता बहुत अच्छी बात है, कम से कम फालतू में इसमें पैसा खर्च होता वो भी बच जाएगा। उसने किया क्या, अंत में जाकर के वो तना जो इतना बड़ा बचा था उसको भी बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल सफाई कर दी उसकी, और जाकर के उसकी नाव बना ली और नाव से वो चला गया। अब वो जो अंत में बचा हुआ है ज़मीन पर, अब उसका वजूद कुछ नहीं बचा, ज़मीन जैसा ही हो गया है। अब सोचता है अभी तक तो इस गांव में रहता था, आने के फिर भी चांस होते थे, अब तो ये विदेश चला गया, पता नहीं कब लौटेगा। लेकिन फिर भी जीवन के अंतिम पल तक मैं अपने मित्र का इंतजार करूंगा। और प्रतीक्षा करता है जाते जाते एक बार और अपने मित्र से मिल पाऊं। अब वो तो गया विदेश गया, नाव से चला गया और वहां जाकर के बड़ा बड़ा व्यापार कर लेता है, बड़ा आदमी बन जाता है। बड़ा आदमी बन जाना और बड़ा दिल वाला बन जाना, इसमें फर्क होता है। आप बुद्धिमान इसलिए नहीं माने जाते कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं। आप विद्वान इसलिए नहीं माने जाते कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं, बल्कि आप विद्वान और समझदार तब माने जाते हैं जब आप छोटी छोटी बातों को समझने लग गए। हम छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते और बड़ी बड़ी बातें कर लिया करते हैं। इसलिए एक दिन हमने कहा था, आप बोलोगे तो सिर्फ वो जो सिर्फ आपको आता है, लेकिन सुन पाओगे वो जो आपको नहीं आता है। इसलिए हमेशा सुनने के लिए तैयार रहना
words listen and silent are spelled with same letters. Words listen and silent are spelled with same letters, but great meaning in both words. Listen, Listen, और Listen, Silent और Listen, लिशन और साइलेंट, इन दोनों में सेम लेटर्स हैं और दोनों के क्रम अलग अलग हैं, लेकिन एक का मतलब सुनना है और एक का मतलब मौन रहना है। लेकिन जब भी सुनना हो, मौन होके सुनना। महाराज सुनते वक्त तो हम मौन होते ही हैं, मुख से तो मौन हो जाते हो, मन से मौन होना। जब मन से मौन होगे तब जाकर के किसी की दिल की बात तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि सामने वाला भी दिल से यदि बोलना चाहता है तो उसको तुम दिमाग से मत सोचना। जब दूसरों को सुधारना हो तो दिल से सुधारना, और खुद को सुधारना हो तो दिमाग से सुधारना। हम उल्टा करते हैं, दूसरों को सुधारने जाते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और इसके पास ये कमी, इसकी हामी, ऐसा इसने किया था, वो किया था। और जब खुद को सुधारने की बात आती है, कितना सुधार लिया हो, कितना सुधारें। खुद को सुधारो तो दिमाग से पूरा सुधारना है, और दूसरों को सुधारो तो दिल से कम इतना सुधर गया, थोड़ा और मौका देंगे तो और सुधर जाएगा। अब वो चला गया मित्र, और जाने के बाद अब उसको पता नहीं कब लौटेगा। अभी तो इसी गांव में था, आने के फिर भी चांस थे, फिर भी सालों में आने लग गया था, अब तो पता नहीं कब लौटेगा। बड़ा आदमी बनने जा गया था, बरसों निकल गए, वो भी एक तरह से वृद्ध होने को है, और बड़ा आदमी बन कर के विदेश से जब लौट करके आता है, रात का समय है, और रात के समय में भी भूल जाता है कि मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ जिस रास्ते पर मेरा पुराना मित्र था। लेकिन भले ही भूला हो, अब तो वो पूरा खत्म हो चुका था। पहले मैंने उसके फल तोड़े, फिर शाखाएं तोड़ी, फिर तना साफ कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं था। लौट के आता है, ठंडी का समय है, आवाज आती है, आ गए मित्र। अब वो देखता है, अब कौन है यहाँ पर, तो कोई नहीं है, मैंने उसको धराशायी कर दिया था, जमी दौज कर दिया था, अब कौन बचा यहाँ पर। देखता है, हाँ वही हूँ जिसके ऊपर तुम खड़े हो। नीचे देखता है, अरे ये तो पेड़, वो हाँ मैं वही पेड़ हूँ जो तुम्हारा मित्र था। अभी तक जिंदा हो? हाँ, तुम्हारे इंतजार में सांस जल्दी टूटती नहीं है। आ गए, अब मैं चैन से जा पाऊँ। मुझे परेशान नहीं करो, ज़्यादा बातें नहीं करो। सुनते हैं बूढ़े होने के बाद कुछ बतियाने मिल जाए तो उसको छोड़ते नहीं हैं। क्यों? बूढ़ा होने के बाद कोई भी बात करने को मिल जाए तो उसको छोड़ता नहीं है। तुम बूढ़े हो गए हो ना, तो तुम्हें बात करने से मैं ही मिलता हूँ क्या? जमीन में लग गए हो तो भी तुम्हारा जमीन जवाब नहीं देता। मुझे ठंडी लग रही है, मुझे जाना है। सुनो, ठंडी लग रही है, रात में कहाँ जाओगे? अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, यदि तुम्हारे पास माचिस हो तो बस एक काड़ी लगा दो, तुम्हारी रात भर की ठंडी की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। वो सोचता अच्छी बात है, हाँ कहाँ जाके कहाँ रुकूंगा अभी। बस उसके पास माचिस तो थी, उसने एक तीली निकाली, उसको वहीं पटक दिया और धूं धूं करके वो अंतिम पेड़ जलने लग गया। वो खुश है कि जीवन के अंतिम सांसों तक मैं अपने मित्र के काम आया, मेरी चिता भी जल रही है तो भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने देने का सुख हम हर समय पाया। और जिसने हमेशा देने का सुख पाया हो उसको अपना अंतिम भी सर्वनाश होने के समय कभी चिंता नहीं होती। और जो पाने के लिए मजबूर होता रहता है वो तो उसका सब कुछ पा लिया, उससे सब कुछ पा लिया, उसके बावजूद भी एहसान फरामोश रहा, एहसान मंद नहीं बन पाया। बंधुओं, ये तो एक प्रतीकात्मक घटना हो चाहे सत्य घटना हो, लेकिन इससे सीखना ये है कि जब एक इंद्रिय भी अपने आप को हमेशा देने लायक बना सकता है, फिर तो हमारे पास देने के लिए दो दो हाथ हैं, और हाथों के साथ साथ बाजू हैं, और बाजुओं के साथ साथ कंधे हैं, और कंधे के साथ साथ पूरा पूरा शरीर है, और ये मस्तक है। ये मस्तक, ये माथा नहीं है, क्योंकि माथा तो माचिस की तीली में भी होता है, रगड़ खाए तो आग पैदा करता है। लेकिन ये माथा, इसके अंदर जो मस्तिष्क है, जब किसी के चरणों में झुक जाए तो उनको भगवान बना देता है। ऐसा ये मस्तिष्क हमने पाया है।
समंतभद्र स्वामी जैसा मस्तिष्क आप सबने पाया है, आप भी चाहो तो आपके नमस्कार में चमत्कार आज भी संभव हैं, क्योंकि समंतभद्र स्वामी कोई चौथे काल के साधु नहीं थे, वो भी इस पंचम काल के ही साधु थे। उन्होंने अपने नमस्कार में एक किसी अन्य मतावलंबी में भी जैनत्व की सिद्धि कर दी थी, और वहाँ से भी चंद्र प्रभु भगवान की स्फटिक मणि की प्रतिमा उद्घाटित कर दी थी। ऐसा नमस्कार का उनका जादू था। आज हम अपने नमस्कार को, आज हम अपने परोपकार को और आज हमारे अपने सत्कार को इतनी ऊंचाई प्रदान करें ताकि हर जगह जहाँ चाहे मेरा माथा झुके, चाहे मेरे हाथ खुलें, वहाँ पर चमत्कार पैदा हो जाए। आज मेरे यदि हाथ खुले हैं तो संत निवास में ऐसा चमत्कार पैदा हो जाए कि उसमें पहला चतुर्मास संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज का हो जाए। और यदि आज मेरा माथ झुके, आज मेरा यदि माथ झुके तो मात्र सिर्फ यहाँ पर वीतरागता का ही पोषण प्रारंभ हो जाए, तब तो इस माथ की और इस हाथ की कीमत है। नहीं तो जैसे कि ठंड में हाथ काम नहीं करते, वैसे ही घमंड में दिमाग काम नहीं करता। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदे मानस्य ममास्तुते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।